चलिए जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम केस स्टडी नंबर 4। तो जिन्होंने भी लाइक नहीं मारा, लाइक कर देना। आई होप आपको केस स्टडी 1 2 3 समझ में आई होंगी। केस स्टडी नंबर 4 क्या बोलती है? Ashok, proprietor of Office Link Enterprises, is engaged in trading of office stationery item in its stationery store located at Salt Lake City, Kolkata. The said store is taken on lease from Kolkata Municipal Corporation. क्लास वाले सोच रहे हैं कहीं देखी देख किसी की स्टडी लग रही है, क्लास में मैंने आपको टेस्ट में दी थी एक बार। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अशोक करके एक पर्सन है जो कि क्या है, स्टेशनरी आइटम्स बेचता है कोलकाता के अंदर। और द सैड स्टोर इज टेकन ऑन लीज, और जो स्टोर है वो इसने लीज पे लिया है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। अब याद रखो, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, अगर आप गवर्नमेंट से कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो और कोई रजिस्टर्ड पर्सन लेता है तो उसका टैक्स आरसीएम में देना पड़ता है, याद आ रहा होगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर द टर्नओवर ऑफ ऑफिस लिंक एंटरप्राइजेज वाज 14 लाख रुपीज। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इनका टर्नओवर 14 लाख रुपीज है। तो प्रीवियस फाइनेंशियल का टर्नओवर दे रखा है, मतलब लीगल सर्विसेज से रिलेटेड पॉइंट है। और अगर आपने करंट ईयर में लीगल सर्विसेज ली हुई, प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर 14 लाख रुपीस है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मिस्टर अशोक सप्लाइज गुड्स विद द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ओनली, अपने ही स्टेट में सप्लाई करते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, लेकिन परचेज दूसरे स्टेट से भी करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने स्टेट में बेचते हैं, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी। He owns a duplex house in New Town, Kolkata. He stayed on the ground floor and has let out the first floor to an employee of this bank registered in Delhi. For residential purpose, the rent for the same is paid by this bank to Mr. Ashok. देखो सीन क्या है, everyone 100% pay attention, ध्यान से सुनना। पहला केस तो ऐसा है कि इन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जिसका टैक्स ये आरसीएम में देंगे। दूसरा केस ऐसा है कि जिस घर में ये रहते हैं ना, उस घर में 2 फ्लोर हैं, तो इन्होंने एक फ्लोर क्या करा, इन्होंने एक फ्लोर आईडीआईसीआई बैंक को दे दिया। तो बैंक ने इनसे रेंट पे प्रॉपर्टी ली सो दैट बैंक अपने एम्प्लॉय को रुकवा सके। तो ये इनकी आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई हो गई, इसका टैक्स बैंक देगा आरसीएम में, इसका टैक्स कौन देगा, बैंक देगा आरसीएम। ये इनकी आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई है, और ये इनकी इनवर्ड सप्लाई है जिसका टैक्स इनको आरसीएम में देना है। और कोई प्रॉपर्टी रहने के लिए बैंक को दी तो फिर बैंक देगा आरसीएम में टैक्स, बैंक अपने एम्प्लॉय को रुकवा रहे हैं। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 he applied for GST registration on voluntary basis on 2nd of April and the GST registration was granted to him. वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानते हैं, जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन कब मिला, 9 अप्रैल को मिला, तो 9 अप्रैल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। और 8 अप्रैल को जितनी भी इसके पास स्टॉक इन हैंड पड़ा होगा उसकी इसको आईटीसी मिल जाएगी। क्वेश्चन में बता रखा है कि जो उसका स्टॉक है वो 2 अप्रैल को ये पोजीशन है और 8 अप्रैल को ये पोजीशन है, तो हमें तो 8 अप्रैल से मतलब है, क्योंकि 8 अप्रैल को इसको आईटीसी मिलेगी। तो 1 लाख रुपीज का तो ये है, और बुक्स वगैरह है 30 लाख रुपीज की। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, तो देखो 9 अप्रैल से जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड है, तो 9 अप्रैल से इसको जीएसटी भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय मिस्टर अशोक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज फर्निश्ड एज अंडर, तो ये डिटेल्स बता रखी है भाई। तो जीएसटी 9 अप्रैल से लगेगा, तो वही देखते हैं। सेल ऑफ ऑफिस स्टेशनरी आइटम, अरे इधर देखो ना यार, सेल ऑफ ऑफिस स्टेशनरी आइटम इसने सेल करी 84 लाख रुपीज की इंटरेस्टेड सेल। सेल ऑफ ऑफिस स्टेशनरी आइटम टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, देखो भाई, चाहे रजिस्टर्ड आदमी को सामान बेचो चाहे अनरजिस्टर्ड को बेचो, जीएसटी तो देना ही पड़ेगा ना। मैं आपको मेरी क्लास दे रहा हूँ, आप अनरजिस्टर्ड हो, तो जीएसटी तो लगी रहा है ना फॉरवर्ड चार्ज में, मेरे को तो जीएसटी देना ही है ना। तो आपने रजिस्टर्ड आदमी को सामान बेचा चाहे अनरजिस्टर्ड को बेचा, दोनों में जीएसटी देना पड़ेगा आपको, ये आउटवर्ड सप्लाई है आपकी। ठीक है, लीगल फीस आपने पे की एडवोकेट की, ये आपकी इनवर्ड सप्लाईज है, ये क्या है आपकी इनवर्ड सप्लाईज है, लेकिन ये क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से भी कम था। परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम, ये भी क्या है आपकी इनवर्ड सप्लाईज है, इसकी आप क्या कर लेना, आईटीसी क्लेम कर लेना। रजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेज किए तो आईटीसी क्लेम कर लो। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर यूज इन ऑफिस, पर ये आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किए तो कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, इसकी भी आप आईटीसी क्लेम कर लो। लीज रेंट, आपने जो रेंट पे किया कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो इसका आपको आईटीसी भी मिल जाएगा एंड आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा जिसका आपको। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू गति ट्रांसपोर्टर अ जीटीए इन कोलकाता हु हैज नॉट एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन टू पे टैक्स इटसेल्फ, कुल मिला के इसका आपको आईटीसी भी मिल जाएगा एंड आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। ये इनवर्ट सप्लाईज है आपकी, अनरजिस्टर्ड जीटीए सर्विस ले रहे हो। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग फ्रॉम बीबीआई बैंक, बैंक से लोन लिया, बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये एग्जम्प्ट है आपका। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये भी एग्जम्प्ट है आपका।
इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम IDICI बैंक, बैंक से आपको पैसा मिला, रेंट मिला, सॉरी रेंट रिसीव मिला, आउटवर्ड सप्लाई है, बट इसका टैक्स RCM में कौन देगा? इसका टैक्स RCM में बैंक देगा। आउटवर्ड सप्लाई है, होने को तो आउटवर्ड सप्लाई है, और इसका टैक्स बैंक देगा, इसका टैक्स, हाँ इसका टैक्स बैंक देगा RCM में। ठीक है। मिस्टर अशोक वेंट टू मुंबई महाराष्ट्र फॉर अ बिजनेस मीटिंग इन February 2025। अशोक कहाँ का है? खुद रहने वाला अशोक कोलकाता का है, और ये महाराष्ट्र गया, और महाराष्ट्र में इसने होटल बुक किया। वही होटल के केस में कोई ITC नहीं मिलेगी, क्योंकि होटल के केस में CGST HGST लगता है। 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, पांचों क्वेश्चन करने हैं। द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टैक्स ऑन विच इज पेबल बाय अशोक फॉर फाइनेंशियल ईयर। द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टैक्स ऑन विच GST इज पेबल बाय मिस्टर अशोक। वो आउटवर्ड सप्लाई बताओ जिसपे अशोक को टैक्स देना है। अशोक को किस आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स देना है? तो 84 पे देना है, 14 पे देना है, 98 तो ये हो गए। और तो कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है जिसमें अशोक को टैक्स देना है, या तो परचेजेज है या आउटवर्ड सप्लाई है तो RCM है। तो इसका आंसर 98 लाख हो जाएगा फर्स्ट। आप खुद शांति से बैठ के सोच के देखो। 84 प्लस 40, आंसर क्या हो जाएगा? 98 लाख रुपीज फर्स्ट का ए। आप चाहे तो चेक कर लो। 84 14, बैंक से इंटरेस्ट मिला निल, और RCM में टैक्स पे करेगा रेंट वाले केस में बैंक, तो ये 98 लाख रुपीज आंसर आ गया। सेकंड पॉइंट, which of the following statement is correct in terms of the fact of the case scenarios given above? Ashok cannot opt to pay tax in the financial year 25-26 under composition scheme। ये बोल रहा है कि अशोक कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे नहीं कर सकता 25-26 में। करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है साहब? करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25। ओके ओके, तो ये बोल रहा है 24-25 में ये कंपोजिशन स्कीम से टैक्स पे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से तो एक्सीड हुआ नहीं है। कहाँ एक्सीड हुआ है? 1.5 करोड़ से नहीं हुआ इसका टर्नओवर एक्सीड। आप अगर इसका टर्नओवर टोटल निकालोगे, ये दोनों इसके टर्नओवर में आ जाएंगे, 84 प्लस 14। और भी अगर आप देखोगे, है ना, और भी अगर आप देखोगे एग्जाम टर्नओवर को भी देखोगे, तो वो भी कितना सही है, 1.5 करोड़ से तो एक्सीड नहीं हुआ इसका टर्नओवर। तो ये बोल रहा है कि कंपोजिशन स्कीम में ऑफ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। तो गलत है स्टेटमेंट। तो आपसे पूछा करेक्ट कौन सा है? मिस्टर अशोक इज एंटाइटल टू टेक ITC ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ITC ले लेगा। अरे फर्स्ट को क्यों लेगा? 8 अप्रैल को लेगा ITC, रजिस्ट्रेशन से एक दिन पहले। 9 को रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका, ये भी गलत है। मिस्टर अशोक शैल बी लायबल टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9(4) इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। भाई 9(4) ऐसा नहीं लगता कि आप अनरजिस्टर्ड आदमी से सामान परचेज कर रहे हो। वो स्पेसिफिक एक ही केस होता है कि अगर कोई प्रमोटर या बिल्डर अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान परचेज करे तो 9(4) लगता है। ऐसे नहीं कि आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान परचेज करोगे तो 9(4) लगेगा। गलत। मिस्टर अशोक इज एंटाइटल टू टेक द ITC ऑन इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन 8 अप्रैल। ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है कि 8 अप्रैल को जो इनपुट पड़ा है उसकी ITC ले लेगा। और आपसे करेक्ट पूछा है, फोर्थ वन इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच मिस्टर अशोक इज लायबल टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में कितना टैक्स पे करेगा कौन? मिस्टर अशोक। तो देख लो भाई, रिवर्स चार्ज में अशोक जो पे करेगा, एक तो लीज रेंट पे करेगा, हमने लिखा है ना ITC एंड RCM, तो 1,20,000 तो ये हो गया। एक GTA को पे करेगा 1,50,000। ये तो RCM की आउटवर्ड सप्लाई है, हम थोड़ी पे करेंगे, तो बैंक पे करेगा। हमसे पूछा है हम कितना RCM में पे करेंगे इनवर्ड सप्लाईज पे, 2,70,000। दो ही तो थे। 3 का आंसर डी। 3 का आंसर डी। एडवोकेट तो एग्जाम है ही। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये हो गया और रेंटिंग हो गया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाईज इज नॉट सब्जेक्ट टू RCM। किस पे RCM नहीं लगेगा? शॉप रेंट पेड टू कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस पे तो RCM है। लीगल फीस पेड टू एडवोकेट, ये तो एग्जाम्प्ट है। परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इस पे कोई टैक्स ही नहीं है। आपने अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सामान खरीद लिया तो आप टैक्स ही नहीं दोगे। ऐसा थोड़ी है कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीद रहे हो तो आपको क्या बोलते हैं, आप खुद RCM में टैक्स दोगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता, है ना। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू गति एंटरप्राइजेस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू गति एंटरप्राइजेस, ये RCM। तो दो ही हुए फिर तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट टू RCM, नॉट सब्जेक्ट टू RCM है ना, तो फिर सेकंड और थर्ड आंसर आ जाएगा। सेकंड और थर्ड सी आंसर आ जाएगा। नॉट सब्जेक्ट टू RCM, सेकंड एग्जाम्प्ट है और थर्ड पे GST नहीं लगेगा, तो सी आंसर आ जाएगा। फोर्थ का सी।
आगे देखो, वेदर द आईटीसी इज अवेलेबल ऑन होटल, होटल के केस में कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, नो आईटीसी। परफेक्ट है, ये जल्दी खत्म हो गई की स्टडी, छोटी की स्टडी। ठीक है, केस स्टडी नंबर 4 भी। टाटा बाय बाय। कोई डाउट आए तो पूछ लेना, और अच्छा लगे तो लाइक करते चलो, लाइक में दिक्कत नहीं है। कुछ लिखना हो तो कमेंट में लिख देना, क्योंकि सेशन के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव तो ले नहीं रहा। केस स्टडी नंबर 5, लाइव इसलिए लाइव में थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाता है। केस स्टडी नंबर 5, ये क्या बोलती है? लग तो छोटी ही रही है, आइए करते हैं। XYZ Limited is registered with the jurisdictional GST authorities in the state of Rajasthan and operate in multiple businesses. तो XYZ राजस्थान के अंदर है और मल्टीपल बिजनेसेस में डील करती है। द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ XYZ इज दैट ऑफ फैब्रिकेटिंग एंड इंस्टॉलिंग द बॉडी फॉर, स्पीड थोड़ी कम करके देख लो यार, हवा में मत उड़ो। ये बोल रहा है द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड इज दैट ऑफ फैब्रिकेटिंग एंड इंस्टॉलिंग द बॉडी ऑफ लार्ज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। तो इसका बिजनेस क्या है XYZ का? जो बड़े बड़े व्हीकल्स है ना, जैसे खाली ट्रक आते हैं, उनके पीछे बॉडी जो होती है वो बनवानी पड़ती है। ऐसा नहीं आता कि ट्रक खरीदा खरीदा इतना बड़ा आता है, ट्रक तो आता ही है पर वो खाली आता है, उसके ऊपर अपनी जो पीछे जो चेसिस होती है वो लगवानी पड़ती है। इसका बिजनेस क्या है? द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड इज दैट ऑफ फैब्रिकेटिंग एंड इंस्टॉलिंग द बॉडी फॉर लार्ज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। द चेसिस फॉर द व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर टू XYZ। कस्टमर इसको ट्रक के पीछे लगाने की बॉडी देता है, ये लगा देता है, ट्रक हुआ, पिकअप हुआ, जो भी हुआ, मतलब XYZ Limited procures the material for fabrication and installs the same on the chassis against a lump sum agreed amount for material as well as service। तो देखो, क्लाइंट जो है वो ट्रक लाके देगा, वो बॉडी लाके देगा, बस ये इंस्टॉल करेगा उस बॉडी को, थोड़ा बहुत मटेरियल इसका यूज होता होगा और सर्विस देता होगा, वेल्डिंग वगैरह की सब। इन एडिशन टू द अबव बिजनेस, एक तो ये बिजनेस हो गया। XYZ registered as GTA also, GTA की सर्विस भी देता है, is also engaged in providing services of transportation of goods by road through its own fleet of truck। ये खुद के ट्रक हैं, GTA की सर्विस भी देता है। इट हैज नॉट एक्साइज द ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन साइड सर्विसेज, 5% की रेट से इसने ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है, मतलब रिसीवर टैक्स दे देगा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी इसने ये ट्रांजेक्शन अंडरटुक किए, प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इसने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दी। किसको दी? ए लिमिटेड को दी। और रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड रिसीव एन अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज एज कंसिडरेशन फॉर द सेम। अब इसने क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दी ए लिमिटेड को और 10 लाख रुपीज का इसको अमाउंट मिला, तो इस पे टैक्स ए लिमिटेड देगा आरसीएम में। आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई हो गई ये, आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई हो गई ये। परचेज टायर फॉर इट्स ओन फ्लीट ऑफ ट्रक यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। अब देखो, इसने अरे इधर देखो, इसने जीटीए वाला जो ऑप्शन है ना, वो 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है। अब ये इनवर्ड सप्लाईज तो है, पर इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने ऑप्शन ही 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है तो इनवर्ट सप्लाईज, बस आईटीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि जीटीए 5% वाला है ना, ये तो 12% वाला होता तो मिल जाती। परचेज अ मशीन विद एन एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर फैब्रिकेशन ऑफ बॉडी, ये दो बिजनेस है ना इसकी, तो फैब्रिकेशन का बिजनेस है वो चेसिस चिपकाने वाला, लगाने वाला, इसकी आईटीसी मिल जाएगी। ये तो इनवर्ट सप्लाईज है इसकी, ये क्या है? इनवर्ट सप्लाईज है और इसकी आईटीसी मिल जाएगी। XYZ procured certain engineering services for its fabrication business through electronic mode from Lumus Inc, a company located in Italy। तो ये इंपोर्ट की इसने, इंपोर्ट की सर्विसेज, तो इंपोर्ट के केस में आईटीसी मिल जाएगी, पर आरसीएम में टैक्स भी देना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये इंपोर्ट और सर्विस है। Further, certain goods to be used for fabrication business were sent by XYZ for carrying out repair on the same to Lumus Inc। The consideration paid for such work was 5 लाख रुपीज। देखो क्या लिख रहा है कि भाई कुछ सामान खराब हो गया था जो इसने बाहर भेजा लूमस आईएनसी के पास, बाहर की कंपनी इटली, तो इसने कोई सामान इटली भेजा और इटली में रिपेयर हुआ है। तो अगर आपको प्लेस सप्लाई की प्रोविजन याद हो, तो जिस जगह पे भी गुड्स का ट्रीटमेंट होता है वही प्लेस सप्लाई मानते हैं। तो अगर इसका ट्रीटमेंट, गुड्स का ट्रीटमेंट कहाँ पे हो रहा है एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे हो रहा है? इटली में हो रहा है, तो इसका प्लेस सप्लाई भी इटली मानेंगे। तो इस केस में कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, नो जीएसटी नो आईटीसी। इस केस में आपने रिपेयर वर्क पे खर्चा किया पर इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगी। नो जीएसटी नो आईटीसी।
लॉजिकली समझ रहे हो, क्योंकि भाई प्लेस सप्लाई अगर याद हो तो 13 सबसेक्शन 3। और ये वाला केस इंपोर्ट और सर्विस करी तो इसका टैक्स आप आरसीएम में पे कर दो और आईटीसी भी ले लो। फिफ्थ वाला केस, सर provided services of transportation of goods to ABC Limited, its related party, and receive an amount of 5 लाख रुपीस। इसने अपनी किसी रिलेटेड पार्टी को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी, ओके। द आर्म लेंथ अमाउंट ऑफ सच सर्विसेज प्रोवाइड टू थर्ड अनरिलेटेड पार्टी वो 7 लाख रुपीस। ओपन मार्केट वैल्यू इसकी 7 लाख रुपए है। तो भाई ये आउटवर्ड सप्लाई हो जाएगा और इसकी वैल्यू 7 लाख रुपीज ही लेंगे अब, ठीक है। रूल नंबर 28, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आउटवर्ड प्रोवाइडेड लिखा हुआ है ना, आउटवर्ड हो गया। ये सब परचेजेस थी, मशीन परचेज की तो इस पर भी आईटीसी मिल जाएगी, टायर परचेज की तो आईटीसी नहीं मिलेगा। और हमने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस परचेज ली थी, तो ये भी आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई हो गई। मतलब हमने किसी को सर्विस दी थी और हम 5% वाले हैं, आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई, सामने वाला टैक्स दे देगा। इस वाले केस में क्या होगा, ये भी आउटवर्ड सप्लाई है पर इसका टैक्स भी सामने वाला ही देगा, आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि हम तो 5% वाले हैं ना, हम थोड़ी देंगे, सामने वाला देगा 7 लाख रुपीज। XYZ Limited sold scrap relating to fabrication amounting to 5 लाख। स्क्रैप बेचा तो ये भी इसकी आउटवर्ड सप्लाई है, पर इस पे टैक्स यही देगा, ठीक है। ये भी इसकी आउटवर्ड सप्लाई है। जीटीए की जो आउटवर्ड सप्लाई है ना, उस पे रिसीवर टैक्स देगा। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज, परचेज गुड्स रिलेटिंग टू फैब्रिकेशन बिजनेस फॉर 10 लाख, आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख वर स्टोलन। 9 लाख रुपीज की इनवर्ट सप्लाई पे आपको आईटीसी मिल जाएगी। 1 लाख की चोरी हो गई तो ब्लॉक क्रेडिट में चला गया। Receive an advance of 10 lakh rupees for fabrication work on new chassis and 3 lakh rupees towards transportation of goods services from W Limited, a registered person under GST in the state of मध्य प्रदेश। देखो इसको 10 लाख रुपीस का एडवांस मिला फैब्रिकेशन वर्क के लिए, वो भी सप्लाई और सर्विस ही है, चैसिस वगैरह लगाना ये सब। और 3 लाख रुपीस का एडवांस मिला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, 10 लाख रुपीस का जो एडवांस मिला उस पर तो ये टैक्स देगा, ये आउटवर्ड सप्लाई हो गया इसका। और 3 लाख रुपीस का जो एडवांस मिला उस पर रिसीवर टैक्स देगा आरसीएम में, ये थोड़ी देगा, क्योंकि वो तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिला है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, आपको बता रखा कोई आईटीसी का बैलेंस नहीं और 18% रेट है, और जीटीए पे रेट कितनी है, 5% है। डिटरमाइन द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ XYZ ऑन सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में इसकी जीएसटी लायबिलिटी क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में सामने वाला टैक्स देगा आरसीएम में, आप थोड़ी दोगे। इसने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस 2 बार दी है, देखो एक तो ये दी है, ये वाली प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पहला वाला पॉइंट जिसका टैक्स सामने वाला देगा आरसीएम में। एक फिफ्थ वाले पॉइंट में दिए रिलेटेड पर्सन को, जिसका टैक्स सामने वाला देगा आरसीएम में। बस 2 ही पॉइंट थे, दोनों पे टैक्स नील आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर ए आ जाएगा, नील। क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन में तो वैसे भी रिसीवर ही देगा, तो जीएसटी शैल बी, लायबिलिटी शैल बी ऑन एबीसी नॉट ऑन XYZ। जो रिसीवर है वो टैक्स देगा, हम थोड़ी देंगे। डिटरमाइन द नेट जीएसटी लायबिलिटी पेबल इन कैश ऑफ, टोटल नेट जीएसटी लायबिलिटी बताओ इसकी, ठीक है। तो देखो पहले आउटवर्ड सप्लाई निकाल लेते हैं। आउटवर्ड सप्लाई तो ट्रांसपोर्टेशन का तो लिखने का मतलब ही नहीं, क्योंकि उस पर तो टैक्स लग ही नहीं रहा। अब देखो आगे देख लेते हैं आउटवर्ड सप्लाई और कितने थे इसके। एक तो ये स्क्रैप बेचा, XYZ लिमिटेड सोल्ड स्क्रैप रिलेटिंग टू फैब्रिकेशन अमाउंटिंग टू 5 लाख रुपीज। आपने स्क्रैप बेचा 5 लाख रुपीज, आप तो स्क्रैप हो गया। अगर मेटल स्क्रैप आपके दिमाग में आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ, मेटल स्क्रैप के केस में क्या होता है, आरसीएम तब लगता है जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, रिसीवर रजिस्टर्ड। हम तो खुद ही सप्लायर है, हम रजिस्टर्ड है, तो फॉरवर्ड चार्ज पर टैक्स देना है। मेटल स्क्रैप 5 लाख रुपीज आउटवर्ड सप्लाई। सेल ऑफ स्क्रैप एक तो ये हो गया, और आउटवर्ड सप्लाई क्या हो गया, देखो और आपका आउटवर्ड सप्लाई 10 लाख रुपीज तो ये हो गया, ये आपको जो एडवांस मिला ना, ये 10 लाख रुपीज हो गया। पर देख लो आंसर, देखो ट्रांसपोर्टेशन में तो कोई टैक्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई टैक्स नहीं है। मेटल स्क्रैप ये आपका आउटवर्ड सप्लाई हो गया, और जो एडवांस मिला था आपको 10 लाख रुपीज का, ये आउटवर्ड सप्लाई था। इन पे 18% टैक्स लगा दिया आपने। और जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का एडवांस मिला था उस पर तो रिसीवर टैक्स देगा, तो ये आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी आ गई। अपन ने भी 2 ही अमाउंट निकाले, मेटल स्क्रैप और ये वो।
अब अगर अपन इनवर्ट सप्लाईज की बात करें, परचेज क्या क्या थी आपकी, परचेज पे आईटीसी क्या क्या थी, तो देखो भाई, एक तो आपकी आईटीसी थी 50 लाख रुपीस की, आपने मशीनरी परचेज करी, उस पर आईटीसी मिलेगी आपको। एक आपने क्या किया, इंजीनियरिंग सर्विसेज इंपोर्ट करी लूमस आईएनसी से 15 लाख की, तो इस पे आईटीसी मिलेगी, तो 50 लाख पे मिलेगी, 15 लाख पे मिलेगी। और इस 15 लाख पे आरसीएम के कैश लेजर से पे भी करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना। और किसकी आईटीसी मिलेगी, इस वाले में तो जीएसटी नहीं लगा तो आईटीसी भी नहीं मिलेगी। ये तो आउटवर्ड सप्लाई है, स्क्रैप भी आउटवर्ड सप्लाई है। एक 9 लाख रुपीज की आपको आईटीसी मिल जाएगी। तो टोटल 3 आईटीसी आपको मिल रही है, 50 लाख, 15 लाख और 9 लाख। आउटवर्ड लाइबिलिटी कितने की थी आपकी, 2,70,000 की थी। अब अगर आईटीसी की बात करें तो 50 लाख की आईटीसी मिल गई 18%, 15 लाख की आईटीसी मिल गई 18% और 9 लाख की आईटीसी मिल गई 18%। तो आईटीसी का बैलेंस तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है और आउटपुट लाइबिलिटी आपकी कम है। लेकिन आपको जो कैश लेजर वाली है वो तो कैश से पे करनी पड़ेगी ना, आरसीएम की लाइबिलिटी। तो जो आपने लूमस आईएनसी से सर्विस इंपोर्ट करी है 2,70,000 की, वो तो आपको कैश लेजर से पे करनी पड़ेगी, आईटीसी यूटिलाइज ही नहीं कर सकते। फाइनल लाइबिलिटी आपकी 2,70,000 आ जाएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेट लाइबिलिटी विल बी 2,70,000। ऑल्दो आपके पास आईटीसी बहुत सारी है पर वो यूज ही नहीं आएगी ना, क्योंकि आपको कैश लेजर से पे करनी पड़ेगी आरसीएम की लाइबिलिटी आपकी। ठीक है, मेरे ख्याल से सेकंड वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। ऐसा थर्ड पे आओ, व्हाट शैल बी द टोटल एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल टू, आईटीसी कितनी होगी इसके पास, तो इतनी निकाली थी ना अपने, इतनी आईटीसी तो मिलेगी इसको। थर्ड वाले पॉइंट में देखो आप, निकाली थी ना, 3 आईटीसी मिल रही थी। एक तो 50 लाख रुपीस की मशीनरी परचेज की थी, एक जो इंपोर्ट और सर्विस थी उस पर भी आईटीसी मिल गई थी, और एक 9 लाख रुपीस पे आईटीसी मिली थी, हमने कोई फैब्रिकेशन का मटेरियल परचेज किया था जिसमें से 1 लाख ब्लॉक रेट था, टोटल 10 लाख का था। तो ये आपकी टोटल आईटीसी आ गई। आईटीसी तो निकाली थी अभी सेकंड वाले पॉइंट में, वही क्वेश्चन है। Whether Loomis INC is required to obtain registration in India to discharge GST liability। देखो हमने लूमस आईएनसी से क्या किया है, सर्विस इंपोर्ट की है, 15 लाख रुपीस पे किए थे ना अपने लूमस आईएनसी को। तो ये कह रहा है कि लूमस आईएनसी को क्या रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स देना पड़ेगा क्या, अरे भाई हम इंपोर्ट और सर्विस कर रहे हैं तो हम आरसीएम में टैक्स दे देंगे ना, वो क्यों रजिस्ट्रेशन लेगा, कोई ओआईडीआर सर्विसेज थोड़ी है कोई, उसको कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी लाइबिलिटी नील है, हमको टैक्स देना है आरसीएम में, हम दे देंगे। फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा, सी। वो क्या करेगा रजिस्ट्रेशन लेके। ठीक है, क्लियर है ये वाली केस स्टडी भी। फिफ्थ वाली केस स्टडी भी मेरे ख्याल से क्लियर हुई हो। साथ के साथ इन लिखते जाओ ना, ये इन्वर्ट सप्लाई इस पे आईटीसी नहीं मिलेगी, तो ये हैबिट सही रहती है, इससे आपको ध्यान रहता है। अगली केस स्टडी पे आते हैं, केस स्टडी नंबर 6। सिक्स वाली केस स्टडी बड़ी छोटी सी लग रही है, आइए निपटा देते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, Bhakti and Sons of Kolkata partnership firm registered under GST deals in supply of electronic goods such as टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। तो भक्ति क्या है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप फर्म में कोलकाता में रजिस्टर्ड है, टीवी फ्रिज वगैरह बेचते हैं जैसे जेठालाल बेचता है ना वैसे, और इन्होंने पार्टनरशिप फर्म खोल रखी है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सैड गुड्स। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस भी देते हैं, जैसे टीवी फ्रिज भी बेचते हैं, उनकी रिपेयर भी कर देते हैं। Its aggregate turnover during the preceding financial year was 4.2 CR। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इसका टर्नओवर 4.2 करोड़ है। तो लीगल सर्विसेज भी देगा, तो भी लीगल सर्विसेज अगर रिसीव भी करेगा तो आरसीएम पे टैक्स देना पड़ेगा भाई। इट फर्निश फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर मंथ की जानकारी दे रखी है, आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है और इनवर्ड सप्लाई दे रखी है। आउटवर्ड सप्लाई में क्या दे रखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसाइडिंग इन एंड अराउंड कोलकाता, तो इस पर टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स भरो। क्या हुआ, अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहे हो तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। सप्लाई ऑफ गुड टू एन अनरजिस्टर्ड डीलर ऑफ बिहार, भरो टैक्स, ये सेम स्टेट में इंटर स्टेट है। सप्लाई ऑफ गुड टू रजिस्टर्ड डीलर इन वेस्ट बंगाल, ठीक है भरो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, कस्टमर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इनवर्ट सप्लाईज क्या क्या है, परचेज ऑफ टीवी सेट्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, आपने टीवी परचेज किए 30 लाख रुपीज के, ठीक है। ड्यूरिंग अनलोडिंग ऑफ सेट टीवी सेट्स वन एलईडी टीवी कॉस्टिंग ₹25,000 वॉज डैमेज, और डीलर ने मना कर दिया कि मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, मतलब वो खराब हो गया, 25,000 का माल। अब जो आपको आईटीसी मिलेगी ना वो 29.75 लाख की मिलेगी अब, क्योंकि भाई वो तो ब्लॉक रेट में चला जाएगा। परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, तो इसकी भी आईटीसी ले लो, वॉशिंग मशीन की भी ले लो। अच्छा अब देखो, परचेज ऑफ वॉशिंग मशीन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर से वॉशिंग मशीन परचेज करी तो जीएसटी नहीं पे किया होगा तो आईटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसकी आप आईटीसी ले लो 4 लाख की।
ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू ओम लॉजिस्टिक्स, तो ये आपके इनवर्ट सप्लाईज है, तो इसका टैक्स आपको आरसीएम में देना पड़ेगा क्योंकि जीटीए की सर्विस ले रहे हो आप, और इसकी आप आईटीसी भी ले सकते हो। ठीक है। पेमेंट मेड टू स्टार सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के केस में क्या था, याद करो, सिक्योरिटी सर्विसेज मैंने क्या था, सप्लायर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रिसीवर अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगता है। सप्लायर कौन, अभी देखा है थोड़ी देर पहले आपने, सप्लायर एनी पर्सन, केस स्टडी नंबर 1 to 3 में था ना, सप्लायर अगर एनी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अब आपने पेमेंट किसको किया है, ये अच्छा पॉइंट है, ये आईटीसी के अंदर भी ये पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन जब अपना आईटीसी करते हैं ना तब आपने पेमेंट किया स्टार सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है। और हमने क्या पढ़ा है सिक्योरिटी सर्विसेज में, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट होता है तो आरसीएम नहीं लगता। सिक्योरिटी सर्विसेज में आरसीएम कब लगता है, जब सप्लायर कौन हो, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रिसीवर रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे तो सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम तो नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अब फॉरवर्ड चार्ज कैसे लगाएं, क्योंकि ये पर्सन तो खुद ही अनरजिस्टर्ड है, जो सप्लायर है उसके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी है, लेकिन अब वो खुद ही अनरजिस्टर्ड है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा और कोई आईटीसी भी नहीं मिलेगी, नो आईटीसी बिकॉज नो जीएसटी, आपने जीएसटी पे ही नहीं किया। सेम आईटीसी वाला पॉइंट है जो अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर था, याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से, जितने भी क्लास में अपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए तो वो लोग तो सब लिंक कर पा रहे होंगे। ठीक है, पॉज करके कमेंट में बताना, देखो आपको याद आ रहा है कि नहीं याद। ठीक है। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस पे टू लेबर, अब लेबर को आपने लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस पे किए, सवाल ये आता है कि लेबर को आपने चार्जेस पे किए तो वैसे तो आईटीसी मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरा सवाल ये भी आता है कि क्या लेबर जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। देखते हैं क्या करते हैं लोग। शॉप रेंट पेड टू कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो आईटीसी भी ले लो एंड आरसीएम में टैक्स भी पे करो, सरकार से आप शॉप रेंट पे ले रहे हो तो। फीस पेड टू मिस्टर दास आज सीनियर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, तो प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर ऑलरेडी एक्सीड कर चुका था, आईटीसी ले लो और आरसीएम में टैक्स पे करो। तो ये आपके इनवर्ट सप्लाईज की कहानी हो गई और ये आपके आउटवर्ड सप्लाईज की कहानी हो गई। पहला क्वेश्चन देखें एक बार, एक बार वापस पूरा ही पढ़ लेते हैं ए और बी। द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स कोलकाता हैज इशूड अ शो कॉज नोटिस, एक नोटिस आया डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपने अपने बिजनेस प्रीमिसेस के बाहर बोर्ड पे अपना जीएसटी नंबर लिखा हुआ नहीं है, जो कि मेंशन होना जरूरी है। जीएसटी नंबर लिखा हुआ ही नहीं है आपने बोर्ड पे, जो कि मेंशन होना जरूरी है। ठीक है, ओके। बी वाला पॉइंट, भक्ति एंड सन्स पेड द स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ 5 लाख to Finmin Limited registered in Kolkata for an entertainment event organized by Finmin Limited in Assam। तो देखो भाई, स्पॉन्सरशिप का अगर आपको याद हो, सप्लायर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन, सप्लायर कोई भी हो, अगर रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो आरसीएम में टैक्स लगता है। हम कौन है, हम पार्टनरशिप फर्म है। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज चाहे तो आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये देख लो आप, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज भी आपको दिखाया भी था। सप्लायर एनी पर्सन, रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, तो आरसीएम में टैक्स। ठीक है साहब, तो इस केस में स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जो हम ले रहे हैं वो किसी से भी लें, लेकिन हम पार्टनरशिप फर्म है, हाँ है, तो हमको आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा स्पॉन्सरशिप। ठीक है, अब देखो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में हमको आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, इसी के ऊपर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पॉन्सरशिप फीस पेड बाय भक्ति एंड सन्स टू फिनमिन लिमिटेड। स्पॉन्सरशिप के केस में क्या होगा, तो आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। ये बोल रहा है भक्ति टैक्स देगा या फिनमिन देगा, भक्ति कौन है, हम, भक्ति कौन है, हम ही देंगे टैक्स आरसीएम में। तो देखो, बी तो वैसे ही गलत हो गया, डी वैसे ही गलत हो गया, आंसर विल कम ए और सी के बीच में। अब देखो आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी, आईजीएसटी वो पूछा है, तो हम कहां पे, देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस सप्लायर, सप्लायर कहां का है, सप्लायर फिनमिन सप्लायर है, जिसको पैसा मिलता है वो सप्लायर होता है, पैसा फिनमिन को मिला, वो है कोलकाता का। और स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का केस है, तो प्लेस सप्लाई कैसे निकालेंगे, क्या कोई स्पेसिफिक रूल दे रखा है ऐसा, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का प्लेस सप्लाई निकालने का क्या कोई स्पेसिफिक रूल दे रखा है ऐसा, स्पेसिफिक रूल तो कुछ नहीं दे रखा है ऐसा, तो जनरल रूल निकालो।
12 सबसेक्शन 2। और जनरल रूल क्या बोलता है कि अगर B2B ट्रांजेक्शन होगा तो पहली प्रायोरिटी देंगे जहां पे भी रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा। तो देखो रेसिपिएंट कौन है, भक्ति एंड सन्स। अरे इधर सुन रहे हो ना। तो प्लेस सप्लाई क्या होगा, भक्ति की लोकेशन। भक्ति कहां पर रजिस्टर्ड है, भक्ति कोलकाता में रजिस्टर्ड है। प्लेस ऑफ सप्लाई तो हो गया आपका कोलकाता। 12 सबसेक्शन 2 जनरल रूल के हिसाब से निकलेगा ना प्लेस सप्लाई। और लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां का है, असम का, IGST लगेगा। 12 सबसेक्शन 2 के हिसाब से प्लेस सप्लाई निकलेगा, क्योंकि कोई स्पेसिफिक रूल तो है नहीं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का। इसका आंसर आ जाएगा ए, फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, ए। फर्स्ट का आंसर सी। गलत बता दिया होगा, वापस से चेक करते हैं चलो एक बार। प्लेस सप्लाई तो देखो इन्होंने 12 सबसेक्शन 2 से निकाला है, ठीक है। प्लेस सप्लाई तो 12 सबसेक्शन 2 से निकाला है, तो वो तो सही पकड़ा है अपन ने। तो देखो एक बार वापस से देखते हैं, 12 सबसेक्शन 2 के हिसाब से प्लेस सप्लाई निकाला है। प्लेस सप्लाई क्या होता है, पहली प्रायोरिटी लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन जहां पे भी रिसीवर रजिस्टर्ड है। अच्छा देखो, भक्ति एंड सन्स पेड द स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ 5 लाख रुपीज। इन्होंने स्पॉन्सरशिप के पैसे दिए 5 लाख रुपीज। तो जो पैसा देता है वही तो रिसीवर होता है, ठीक है। और सप्लायर कहाँ का है, सप्लायर कोलकाता का है। अच्छा सॉरी भाई मैंने गलत पढ़ लिया, सप्लायर भी कोलकाता का है और रिसीवर भी कोलकाता का है। इवेंट हुआ था असम में, बाय मिस्टेक आई रेड कि फिनमिन लिमिटेड असम का है। फिनमिन लिमिटेड तो कोलकाता का ही है, और हम भी कोलकाता के ही हैं, भक्ति भी कोलकाता से ही है, सप्लायर भी कोलकाता से ही है। बाय मिस्टेक आई रेड कि ये असम का है, असम का नहीं है, कोलकाता का ही है। इस लोकेशन ऑफ सप्लायर कोलकाता और प्लेस सप्लाई कोलकाता। प्लेस सप्लाई कैसे निकाला, 12 सबसेक्शन 2 लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन जहां पे भी रिसीवर रजिस्टर्ड है, और भक्ति रजिस्टर्ड है कोलकाता में, तो प्लेस सप्लाई कोलकाता हो गया, सप्लायर कोलकाता ही, तो CGST एडजस्ट लग जाएगा, आंसर विल कम सी। फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा फर्स्ट का, ठीक है। इतना अपन ने ये केस स्टडी अभी देखी, अब तक अपन ने एक क्वेश्चन किया है, पहला वाला। Assuming that Bhakti and Sons has a sales unit also located in UP, apart from regular domestic tariff area located in Kolkata, तो कोलकाता में सेज यूनिट भी है, इनकी सेज यूनिट है। Assume additional turnover of its sales units is 2 crore in the preceding financial year. प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इनका जो टर्नओवर था ना 4.2 करोड़, उसके अलावा 2 करोड़ रुपीस का टर्नओवर और हो गया, मतलब इस बार का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो गया, काइंड ऑफ 6.2 करोड़ इनका टर्नओवर हो गया। अब आपसे पूछा है कि क्या ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी क्या, तो याद करो हमने कहा था कि ई इनवॉइस एप्लीकेबल होती है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो। लेकिन ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन सेज यूनिट पे नहीं लगते, सेज डेवलपर पे लगते थे, तो सेज यूनिट पे तो नहीं लगेंगे, ठीक है। तो देखो ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू बोथ सेज एंड डीटीए। डीटीए मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, नहीं इस पे तो लगेंगे, इस पे कोई एग्जाम्पशन नहीं थी। अगर आप एग्जाम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइसिंग देखोगे ना, ये देखो आप एग्जाम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइसिंग देख लो आप, सेज यूनिट पे इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, पेज नंबर 10.5। बैंकिंग इंश्योरेंस पे नहीं है, जीटीए पे नहीं थे, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे नहीं थे, और मूवी स्क्रीन पे नहीं थे। तो हमने क्या बोला, ई इनवॉइसिंग डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, डोमेस्टिकली इनकी कोई यूनिट है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, उस पर तो लगेगा, सेज यूनिट पे नहीं लगेगा। ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल, ये गलत हो गया। इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बोथ, ये भी गलत हो गया। सी इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल ऑन सेज, सेज पे नहीं लगेगा। सी डी आंसर हो गया। देखो ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल टू डीटीए एंड सेज यूनिट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम ई इनवॉइसिंग, तो सेकंड का आंसर डी आ गया, ठीक है। थर्ड पे आओ। द टोटल वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन द जीएसटी इज पेबल बाय भक्ति अंडर आरसीएम। भक्ति कितने पे टैक्स देगी आरसीएम में, तो देखो एक तो भक्ति आरसीएम में कितने पे टैक्स देगी, ये वाला आरसीएम थोड़ी, ये तो नॉर्मल है, इनवर्ट सप्लाईज है, ये तो नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, आईटीसी मिल जाएगी, लेकिन आरसीएम में थोड़ी टैक्स देंगे, नहीं। आरसीएम में एक तो ट्रांसपोर्टेशन वाला देंगे 2 लाख रुपीज, और इस पे तो कोई जीएसटी नहीं, कोई आईटीसी नहीं, और इन दोनों पे कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोलकाता हाईकोर्ट, तो 40,000 तो ये हो गया, और 2 लाख ये हो गया, तो 2,40,000 आंसर आ जाए। 2,40,000 कैसे निकाला देख लो। तो जीटीए की सर्विस और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एडवोकेट, 2,40,000 इसका आंसर आएगा। आगे चलो,
द टोटल आईटीसी दैट हैज बीन अवेल्ड बाय भक्ति एंड सन्स फॉर दिसंबर, कितनी आईटीसी लेगी भक्ति? देखो एक तो 29.75 लाख पे आईटीसी ले लेगी, एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया 4 लाख पे उस पे ले लेगी, वॉशिंग मशीन अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया उस पे आईटीसी नहीं मिलेगी, जीटीए को पैसा पे किया उस पे भी आईटीसी मिल जाएगी 5% की रेट से, सिक्योरिटी सर्विसेज पे कोई टैक्स नहीं, कोई आईटीसी नहीं, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस टू लेबरर, मेरे हिसाब से तो इस पे भी जीएसटी लगेगा और आईटीसी मिल जाएगी, देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या लिया है, लेबर वर्ल्ड लिखा हुआ है ना। रेंट पेड टू कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस पे भी आईटीसी मिल जाएगी और एडवोकेट वाले में भी आईटीसी मिल जाएगी, तो सब में आईटीसी है, बस जिन जिन पे नहीं है वहां पे अपने नो आईटीसी लिखा हुआ है, तो चेक कर लेते हैं, देखो कितनी आईटीसी मिलेगी। तो 29.75 का 18% आईटीसी ले लो, रेफ्रिजरेटर 4 लाख के परचेज करे आईटीसी ले लो, ये वॉशिंग मशीन अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया तो इस पर आईटीसी नहीं मिलेगी क्योंकि जीएसटी नहीं लगा, जीटीए सर्विस ली तो 5% की रेट से 10,000 रुपीज पे आईटीसी मिल जाएगी, स्टार सिक्योरिटीज तो इस केस में जीएसटी नहीं लगा तो कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, हमने लिखा हुआ है साफ, स्टार सिक्योरिटीज वाले केस में नो जीएसटी नो आईटीसी लिखा हुआ है ना, सिक्योरिटीज में नो जीएसटी नो आईटीसी। ठीक है आगे देखो, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस पेड टू लेबर, अब लेबर के केस में देखो वैसे तो जीएसटी देना चाहिए था इनको पर इन्होंने नहीं दिया, लेबरर वुड नॉट हैव चार्ज जीएसटी ऑन सच इनवर्ट सप्लाईज, तो नो आईटीसी विल बी अवेलेबल, इन्होंने ये अजम्पशन ले ली कि लेबर्स के पास जीएसटी नंबर नहीं है। शॉप रेंट पेड टू कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस पे भी आईटीसी मिलनी चाहिए और एडवोकेट वाले केस में भी आईटीसी मिलनी चाहिए, तो अपना आंसर सही है जो हमने सोचा था, बस लेबर वाला पॉइंट अलग है। जो भी इंस्टीट्यूट को मेरे ख्याल से एज एक्सपर्ट ओपिनियन तो मुझे ये बोलूंगा मैं कि भाई इस केस में लेबर वाले केस में भी आईटीसी मिलेगी, क्योंकि एक नॉर्मल एक हमें जितने भी खर्चे दे रखे होते हैं ना, हम ये कभी एज्यूम नहीं करते कि भाई लेबर है तो अनरजिस्टर्ड होगा, ये सब हम कुछ भी नहीं करते, हमने आईटीसी में इतने क्वेश्चंस देखे हैं, जितने भी इन्वर्ट सप्लाईज होते हैं हम उनका क्रेडिट ले लेते हैं बिना सोचे, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में लिखे कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो बात अलग है, तो एज अ लेमैन तो इसकी आईटीसी लेनी चाहिए, लेकिन आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपका वो बैठेगा ही नहीं टोटल, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है अगला पॉइंट, टोटल जीएसटी पेबल इन कैश बाय भक्ति एंड सन्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, assuming that no ITC is claimed oblique availed, अगर ये कोई आईटीसी क्लेम नहीं करता है तो इसको कितना जीएसटी देना पड़ेगा कैश में, तो देखो दो ही, एक तो आउटवर्ड सप्लाई पे जो कैश जीएसटी देना पड़ेगा वो, प्लस आरसीएम की, आरसीएम में जो इसको टैक्स पे करना पड़ेगा वो, दोनों कैश लेजर में आएंगे। देखो आउट आईटी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अज्यूमिंग दैट नो आईटीसी इज क्लेम, कोई आईटीसी क्लेम, तो ग्रॉस लायबिलिटी निकालो और आरसीएम की जो इनवर्ट सप्लाईज है जिसका टैक्स कैश में पे करना है वो निकाल लो। चलिए भाई, ग्रॉस लायबिलिटी है आपकी एक तो 12 प्लस 6 प्लस 28 प्लस 4, एक तो ये लायबिलिटी हो गई, इसकी कितनी हो गई है 12 प्लस 6 18 प्लस 4 22 और 28, तो मतलब 50 लाख रुपीज पे तो ये टैक्स दो आप, एक तो 50 लाख का 18% इट कम्स 9 लाख रुपीज, तो 9 लाख रुपीज का ये टैक्स दे दो आप। ठीक है, और आरसीएम में आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, तो जीटी का टैक्स पे कर रहे हो 10,000 रुपीज, आप ये पे कर रहे हो, तो 9 लाख रुपीज वो 10,000 ये, और और आप ये 40,000 और दे रहे हो, तो 9,50,000 रुपीज आपकी टोटल लाइबिलिटी हो गई, तो 9 लाख तो आउटवर्ड सप्लाई पे, तो ये 40,000 आरसीएम वो, 10,000 जीटीए का, तो 9,50,000 आपका आंसर आ गया। फाइन, गलती करिए कहीं, अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो 40,000 ग्रॉस अमाउंट है ना, इस पर तो टैक्स निकालना है, 40,000 का 18% जो आएगा वो, प्लस 9 लाख प्लस 2 लाख का 5% हमने 10,000 निकाला था, तो ये जो 40,000 है इसका 18% भी तो करना है ना, तो ये देख लो आंसर। ग्रॉस लायबिलिटी 12 लाख 6 लाख 28 लाख 4 लाख, तो इसका टोटल 50 लाख का 18% आ गया, 9 लाख जो अपन ने बोला था वो, और कैश लेजर से तो ये, और 30,000 और 10,000 का 18%, तो इट कम्स दिस, तो ये टोटल आ गया 9,17,200, 9,17,200 क्या आ गया इसका आंसर, फिफ्थ का आंसर क्या आ गया 9,17,200। लास्ट वाला पॉइंट, द पेनल्टी दैट मे बी लेबल फॉर फेलियर टू फर्निश डिस्प्ले, आपने जीएसटी नंबर नहीं दिखाया अपने बिजनेस प्रीमिसेस के बाहर, तो अगर आपको पेनल्टीज का मेरा रिवीजन लेक्चर याद हो तो मैंने कहा था पेनल्टीज दो तरीके से आइडेंटिफाई करो, क्या टैक्स की चोरी हुई है या नहीं हुई, जीएसटी नंबर बिजनेस के बाहर नहीं दिखाया तो कोई टैक्स की चोरी तो हुई, टैक्स की चोरी नहीं हुई 25,000 की पेनल्टी लगाओ और सुखी रहो, आंसर विल कम सी। जो भी क्लास वाले उनको बड़ा अच्छा लगा होगा ये वाला पॉइंट देख के, क्योंकि अपना पेनल्टी का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मैंने आपको बोला था
आंसर विल कम 9 का सी। समझ में आ रहा है तो लाइक मारते चलना वीडियो का। 6 क्वेश्चन थे इस केस स्टडी में जो कि हो गए अपने। केस स्टडी नंबर 7 पे आते हैं। चलिए फटाफट 7 देखिए कितनी छोटी सी केस स्टडी है, बस फटाफट फटाफट 5 मिनट की केस स्टडी है 7। और 8th 8th भी एकदम छोटू सी है। 3 क्वेश्चन है, देखो अब 3 क्वेश्चन है। तो अभी 10 फटाफट 10 तक खत्म करते हैं, अगले 10 मिनट में 3 केस स्टडीज करते हैं, ठीक है। 7 पे आओ। वरुण एसोसिएट एवरीवन, मतलब फोकस इस तरफ, हाँ स्पीड थोड़ी कम, फोकस इस तरफ, फटाफट करते हैं। ये आईटीसी की दिख रही है मेरे को। वरुण एसोसिएट इज अ सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली। इट इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। 2 प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, ए और बी। वरुण एसोसिएट। प्रोडक्ट ए इज टैक्सेबल प्रोडक्ट वेयर एज प्रोडक्ट बी इज एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट बेचते हैं, ए और बी। ए टैक्सेबल है, बी एग्जेम्प्ट है। इट इज ऑल्सो एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट सी। सी भी बेचते हैं जो टैक्सेबल है, पर हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही जीएसटी नहीं आ रहा, लेकिन क्रेडिट तो मिल जाएगी। ए भी टैक्सेबल है, ए पे भी क्रेडिट मिलेगी, सी पे भी क्रेडिट मिलेगी, पर बी एग्जेम्प्ट है, बी पे क्रेडिट नहीं मिलेगी। इट हैज फर्निश्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परचेज ऑफ द मशीनरीज फॉर इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो ये कह रहा है कि हमने मशीन परचेज करी है, 1 अप्रैल को मशीन एक्स परचेज की थी जो कि प्रोडक्ट ए के काम में आती है, तो इसकी आपको आईटीसी मिल जाएगी। 1 अक्टूबर 2022 को मशीनरी वाई परचेज की थी जो बी के काम में आती है, बी एग्जेम्प्ट है, तो उसकी आईटीसी नहीं मिलती। 1 मई 2023 को जेड परचेज की थी जो सी के काम में आती है, सी एक्सपोर्ट होता है, तो इसकी भी आपको आईटीसी मिल जाएगी। फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 वरुण एसोसिएट स्टार्टेड यूजिंग मशीनरी वाई फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ए एज वेल। अब ये 1 अक्टूबर 2024 से कॉमनली काम में आने वाली है, कॉमनली काम में आने वाली है। ऑल द परचेजेस एंड सेल्स आर इंटर स्टेट और 18% की रेट से जीएसटी लगेगा। आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी विच हैज बीन क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक लेजर अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कितनी आईटीसी ली होगी? तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 मतलब ये यही तो है 21-22, और तो कोई है नहीं। इसमें कितनी आईटीसी ली होगी आपने? तो जो मशीन परचेज की है 10 लाख की, उस पर आईटीसी ले ली होगी, क्योंकि फुल्ली टैक्सेबल के लिए काम में आ रही है। तो 10 लाख का 18% मतलब 1,80,000। तो आंसर विल कम ए। सिंपल है ना भाई, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कितनी आईटीसी ली होगी, तो आंसर ए आ गया। चेक कर लेते हैं, फर्स्ट का आंसर ए। सेकंड, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी विच हैज not been credited to electronic ledger account during the financial year. Determine the amount of GST paid on purchase of machinery which has not been credited to electronic ledger account. तो ये कह रहा है कि 21-22, 22-23 और 23-24 के अंदर ऐसा कौन सा अमाउंट था जिसकी आपको आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं मिली? तो देखो भाई, मशीनरी जो वाई थी ना, इसकी आईटीसी हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं ली। आईटीसी हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लिया है जब से कॉमनली काम में आई है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर। और ये आपसे पूछ रहा है 21-22, 22-23 और 23-24 में हमने कितने अमाउंट की आईटीसी नहीं डाली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में? तो मशीनरी वाई की नहीं डाली। वाई 15 लाख रुपीज का अमाउंट था, 18% रेट थी, तो इट विल कम 2,70,000। 15 लाख का 18%, 2,70,000 की आईटीसी हमने नहीं ली। क्या फर्जी से क्वेश्चन है पहला और दूसरा? पहला पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कितनी आईटीसी ली, बहुत ही लोकल क्वेश्चन। दूसरा बोल रहा है कि इन तीनों में कितने की आईटीसी नहीं ली, ठीक है नहीं ली इतने की। अगला पॉइंट 2 का आंसर डी सही है। अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन वाई टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो ये कह रहा है देखो मशीनरी वाई हमने 1 अक्टूबर को परचेज की थी, तब तो हमने इसकी आईटीसी ली नहीं होगी। अब ये मशीन कॉमनली काम में आएगी 1 अप्रैल से। तो देखो भाई 1 अक्टूबर 2022 से 1 अक्टूबर 2024 तक इसकी हमें कोई आईटीसी नहीं मिली इतने पीरियड की, क्योंकि इतने पीरियड तो कंप्लीटली एग्जाम्प्ट के लिए यूज आई है ना मशीन, तो इनएलिजिबल आईटीसी हो जाएगी। अगर आपने आईटीसी के मेरे साथ क्वेश्चंस करे थे तो आपको बहुत ही लोकल क्वेश्चन लग रहा होगा ये, ठीक है। तो ये इनएलिजिबल आईटीसी हो गई। अब कितने क्वार्टर निकाले वो देखो आप, क्वार्टर वाइज होगा ये, क्योंकि आप क्या कर रहे हो याद रखना, आप जीएसटी के अंदर एंट्री मार रहे हो, पहले कंप्लीटली एग्जाम्प्ट से आप एग्जाम्प्ट से कॉमन में आ रहे हो। अब आपको क्वार्टर वाइज 5% लेस करना पड़ेगा। जिनको नहीं आ रहा भाई थोड़ा सा आईटीसी समझना पड़ेगा। तो 5% पर क्वार्टर पार्ट देयर आपको के हिसाब से आईटीसी लेस करना पड़ेगा। तो देखो भाई कितने क्वार्टर हो गए, क्वार्टर होते हैं कैलेंडर ईयर वाइज। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर बन रहा है कैलेंडर ईयर वाइज।
आपने मशीनरी परचेज करी थी 1 अक्टूबर को 2022, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 2022 में तो 1 क्वार्टर काम में आई मशीन, 2023 में 4 क्वार्टर काम में आई, और 2024 में 1 अप्रैल से तो टैक्सेबल है ही, तो मार्च तक मतलब 1 ही क्वार्टर हुआ। तो टोटल कितने क्वार्टर यूज कर लिया अपने? 22 में 1 क्वार्टर, 23 में 4 और 24 में 1, कुल मिला के 6 क्वार्टर हमने मशीन यूज कर ली, और 1 क्वार्टर का 5% होता है, तो मतलब 30% हमने मशीन को यूज कर लिया। तो मशीन के ऊपर आपसे क्वेश्चन में पूछा कितनी आईटीसी डिसअलाउ करेंगे, तो टोटल आईटीसी कितनी थी? 15 लाख का 18% बोले तो 2,70,000, उसका 30% हम डिसअलाउ कर देंगे, क्योंकि 6 क्वार्टर हो गए, 1 क्वार्टर 6 इंटू 5% पर क्वार्टर होते हैं, 6 क्वार्टर का 30% डिसअलाउ करना पड़ेगा, 2,70,000 का 30% हम डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है। इट विल कम इन एलिजिबल क्रेडिट 2 लाख, ये आ जाएगा आपका आई थिंक 81,000, थर्ड का आंसर सी। देखो 2,70,000 का 30% इंटू 5% इंटू 81,000, ठीक है। देखो सीन क्या है मैं बताता हूँ, ये जो मशीन है ना, ये आपने 1 अक्टूबर को परचेज की थी, सुनना मेरी बात 2 मिनट, तब कंप्लीटली एग्जाम के लिए काम में आती थी, तब तो आपने आईटीसी ली नहीं होगी। अब 1 अप्रैल 2024 से ये मशीन कॉमनली काम में आने वाली है, तो इस दिन अपन एक बार तो पूरी आईटीसी ले लेते हैं, फिर एंड में जाके इन एलिजिबल क्रेडिट को लेस कर देते हैं। तो हमने इन एलिजिबल क्रेडिट निकाली, और इन एलिजिबल क्रेडिट क्या होती है? जितने मंथ्स हम, जितने क्वार्टर्स हमने फुल्ली एग्जाम के लिए काम में ली थी, वो लेस कर दिया आपने, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2024 से जितनी इसकी रिमेनिंग लाइफ बच रही है, कितनी लाइफ है इसकी? जैसे 1 अक्टूबर 2022 को परचेज की थी, तो 5 साल लाइफ होती है, 30 सितंबर 2027 तक इसकी लाइफ हो गई। देखो लाइफ कहां से चालू हुई? 1 अक्टूबर 2022 से, और 30 सितंबर 2027 तक लास्ट है। तो 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2027 तक ये मशीन कॉमनली काम में आ रही है, तो हर मंथ कॉमनली अपोर्शनमेंट होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन देखो अगला क्या है, व्हाट इज द टाइम पीरियड अप टू विच कॉमन क्रेडिट नीड टू बी कंप्यूटेड। क्वेश्चन ही पूछ लिया, ये बोल रहा है कॉमन क्रेडिट कब तक हमें अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी, तो जब तक मशीन की लाइफ है तब तक अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी, और मशीन की लाइफ कितनी थी? 30 सितंबर 2027 तक मशीन की लाइफ थी। मशीन की लाइफ कितनी है? 30 सितंबर 2027 तक मशीन की लाइफ है, तब तक अपोर्शनमेंट करो, ठीक है। मशीन की लाइफ कहां से देखेंगे? जब से मशीन परचेज करी। द अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन वाई, कॉमन क्रेडिट कितनी आएगी? अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन वाई, भाई मशीन वाई पे टैक्स कितना पे किया था? 2,70,000, वही कॉमन क्रेडिट है, उसी का डिवाइड बाय 60 होगा मंथली अपोर्शनमेंट में। 2,70,000 थी कॉमन क्रेडिट, आईटीसी के क्वेश्चन करे हो रूल 43 तो बैठ रहा होगा। कॉमन याद करो, अपन क्वेश्चन जब करते थे तो कॉमन क्रेडिट तो ये लेते थे ना, कॉमन क्रेडिट हम वो इनएलिजिबल लेस करने के बाद नहीं लेते थे, फिर हमने कहा था ना फिर तो डिवाइड बाय 60 नहीं कर पाएंगे, याद करो। बाहर वाले लोग मुझे गाली दे देंगे जिन्होंने आईटीसी पढ़ा नहीं होगा या मेरे से नहीं पढ़ा, उनको लग रहा होगा पता नहीं क्या बोल रहा है। बहुत सच बता रहा हूँ, बहुत ही आसान चैप्टर है, और मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ कि आप मेरी क्लास देखो वो करो, पर मैं कह रहा हूँ सच में बहुत आसान है। मैंने आपको एक बार भी किसी भी रिवीजन वीडियो में कभी नहीं बोला होगा मेरी क्लास देखो, बहुत हार्डली कभी कुछ बोला हुआ ऐसे, तो ठीक है, पर बता रहा हूँ बहुत ही आसान है आईटी। 2,70,000 इसका आंसर आ जाएगा, फिफ्थ का आंसर। कॉमन क्रेडिट तो वही है ना भाई, जितने मशीन पे जीएसटी पे किया वही कॉमन क्रेडिट है। फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, फिफ्थ का आंसर बी है ना, हाँ बी आंसर। समझ में आया आपको? केस स्टडी नंबर 7। केस स्टडी नंबर 8 पे आते हैं, 8 क्या बोल रहा है? बहुत ही छोटी सी लग रही है, तीन तीन क्वेश्चन है, आ जाओ चलो केस स्टडी नंबर 8 पे आते हैं। चलिए जी, अगली केस स्टडी नंबर 8 चालू करते हैं। क्या बोला है? गोपी नारायण एंड कंपनी द पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, ये खुद एडवोकेट्स हैं, ओके, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई महाराष्ट्र। इन द मंथ ऑफ अप्रैल द फर्म हैज सप्लाइड सर्विसेज अमाउंटिंग टू 15 लाख रुपीज
15 लाख रुपीस की इन्होंने सर्विस दी। तो एडवोकेट के केस में क्या होता है कि अगर एडवोकेट किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन या गवर्नमेंट को सर्विस देगा तो एग्जम्प्ट है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को देगा जिसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड से एक्सीडेड था, तो फिर आरसीए में वो रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स देगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सम ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो ये एडवोकेट पार्टनरशिप फॉर्म है और इन्होंने ये सर्विसेज दी, किसको दी? हर्बल पावर लिमिटेड को दी, जो कि रजिस्टर्ड है तेलंगाना के अंदर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर्ड है। तो इसका टैक्स रिसीवर देगा आरसीएम में। आउटवर्ड सप्लाई है पर रिसीवर देगा आरसीएम में टैक्स, आउटवर्ड सप्लाई है पर रिसीवर देगा। कौन सी सर्विस दी? कोई एफिडेविट बनाने की सर्विस दी। ठीक। वेरांटा इंडिया कोई कंपनी है गुजरात में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो भी रजिस्टर्ड थी, उनको भी सर्विस दी, तो ये भी भाई आउटवर्ड सप्लाई है और आरसीएम में टैक्स ये लोग ही देंगे, हम क्यों देंगे। इन्होंने फिर सलोनी को करके एक पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उसको सर्विस दी। ठीक है। लीगल सर्विसेज अमाउंटिंग टू 1 lakh was provided in the month of February, for which invoice was issued in on 15 Feb. 15 Feb को सर्विस दी। However, the payment is made by client on 5th of April. पेमेंट 5th April को मिला। The firm has charged 10,000 as penalty for delay payment for consideration. Said penalty is also paid on 5th of April. 5th April को penalty पे करी उसने। Okay. Apart from this, as per the agreement with the client, the firm has paid 20,000 as attestation charges on behalf of client mentioned separately in the invoice, which were reimbursed by the client in the month of February itself. देखो भाई, इन्होंने सलोनी करके एक पर्सन है, उसको 1 लाख रुपीस की लीगल सर्विसेज दी है और वो पेमेंट में डिले कर दी, तो उसने पेनल्टी पे करी, तो पेनल्टी तो वैल्यू में ऐड हो जाएगी। ठीक है। पर उसने 1 लाख की सर्विस दी, 10,000 पेनल्टी, उसके अलावा 20,000 की कोई दूसरी सर्विस दी, और उसने क्या किया है, वो अलग से इनवॉइस में मेंशन किया था कि भाई ये सर्विस हम आपसे 20,000 रुपए ले रहे हैं इन द नेम ऑफ अटेस्टेशन चार्जेस, और इनवॉइस में हमने साफ दिखाया है, और ये क्या किया, रियम्बर्समेंट है, कुल मिला के इनको कहीं खर्चा करना पड़ा होगा 20,000 रुपए का, जो क्लाइंट ने इनको दे दिया। तो ये प्योर एजेंट वाला, अगर आपको याद आ रहा रूल 33, भाई इन्होंने क्लाइंट के बिहाफ पे खर्च कर दिया, प्रॉपर्ली अलग से मेंशन किया भी है, क्लाइंट ने रियम्बर्स कर दिया, तो इनकी कमाई थोड़ी है, तो ये जीएसटी देंगे। भाई जैसे सपोज करो कोई सीए है, वो कंपनी बना रहा है किसी क्लाइंट के लिए, आरओसी की जो फीस है क्लाइंट ने सीए को दे दी, तो क्लाइंट थोड़ी उस पर जीएसटी भरेगा, वो तो काइंड ऑफ सरकार को जमा करानी थी, तो काइंड ऑफ रियम्बर्समेंट हो गया प्योर एजेंट। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,10,000 ही होगा। द टर्नओवर ऑफ गोपी नारायण इन द, तो कंपनी खुद का पार्टनरशिप है, उनका टर्नओवर 50 लाख रुपीस है। 1 से 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। वेदर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू वेरांटा इंडिया इज एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी, इफ नॉट कौन देगा टैक्स? वेरांटा। सेकंड वाला केस एग्जम्प्ट कुछ नहीं है, आरसीएम में रिसीवर टैक्स देगा, वेरांटा टैक्स देगा आरसीएम में। तो क्या ये एग्जम्प्ट है? नहीं ना, कोई एग्जम्प्ट नहीं है। ये थर्ड वाला भी गलत हो गया। नो, सिंस द सर्विसेज प्रोवाइड टू बिजनेस एंटिटी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, द टैक्स शैल बी पेबल बाय गोपी नारायण अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में हम नहीं देंगे, रिसीवर टैक्स देगा आरसीएम में। एग्जम्प्ट भी नहीं है और रिसीवर टैक्स देगा आरसीएम में। फर्स्ट का आंसर डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ, अच्छा यही सवाल पूछ लिया। वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड टू मिसेस सलोनी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15, तो 1,10,000 होगा, ना कि 1,30,000, क्योंकि वो तो रियम्बर्समेंट था ना। आंसर विल कम सेकंड का ए। ठीक है। इन्होंने भी वही एक्सप्लेनेशन दिया प्योर एजेंट वाला। अगला देखो, what shall be the time of supply for supplies made to Saloni in respect of original amount of 1 lakh and penalty। तो देखो 15 फरवरी को इन्होंने क्या किया है, देखो इन्होंने सलोनी को लीगल सर्विसेज दी हैं 15 फरवरी को, जिसका टैक्स सलोनी आरसीएम में देगी। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। पेमेंट कब आया? 5th अप्रैल को आया। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 5th अप्रैल को पेमेंट आया। पेमेंट इज मेड बाय क्लाइंट ऑन 5th अप्रैल, और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कब बनाया? 15 फरवरी। 15 फरवरी से 61st डे निकालो, तो फरवरी में कितने होते हैं? 28 दिन मानते हैं नॉर्मली। 13 डेज तो हो गए फरवरी। मार्च के हो गए 31 डेज, 44 डेज हो गए अब मार्च में। 61 माइनस 44, ये क्या हो गया? 17th ऑफ अप्रैल। 17th ऑफ अप्रैल आपका 61st डे है। हो सकता है मैंने गलत निकाल दिया हो, वैसे आप चेक कर लेना, मोस्टली सही होना चाहिए। विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर तो 5th ऑफ अप्रैल ही आएगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई 5th ऑफ अप्रैल हो जाएगी। इसकी
दो अमाउंट है इसमें, देखो पेनल्टी का अमाउंट और नॉर्मल अमाउंट। तो पेनल्टी का अमाउंट का पेमेंट कब आया? अच्छा देखो भाई, 1 लाख का इनवॉइस बनाया, पेनल्टी का तो पेमेंट, पेनल्टी का तो बारे में पता ही 5 अप्रैल को चला ना। तो सुनो, ध्यान से सुनना, इन दोनों ही केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई 5 अप्रैल होगा, दोनों ही केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई 5 अप्रैल होगा। देखो कैसे होगा सीन, समझना मेरी बात। पेमेंट क्लाइंट ने किया 5 अप्रैल को, टोटल पेमेंट, एंटायर पेमेंट, फर्म ने जो पेनल्टी चार्ज करी वो भी 10,000 रुपीज की चार्ज करी। तो देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई तो 1,10,000 हो गया, तो पूरे अमाउंट पे जीएसटी 5 अप्रैल को लगेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ 1 लाख पे लगेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई तो 1,10,000 है ना। फॉर द होल अमाउंट आंसर विल कम 5 अप्रैल। ये देखो सी वाला, फॉर होल अमाउंट 5 अप्रैल, सी का आंसर सी। ये ना 5 अप्रैल और 17 अप्रैल जो अपन ने 61st डे निकाला, तो टाइम ऑफ सप्लाई 1 लाख के लिए भी 5 अप्रैल है। और जो पेनल्टी वाला केस था, आपको अगर याद हो, टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट का केस हो, पेनल्टी का केस हो, तो जिस टाइम जो पैसा मिला ना वही टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। तो अगर 1 लाख की टाइम ऑफ सप्लाई तो फॉर्मूले से निकाल लो आप। और इंटरेस्ट पेनल्टी की टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं? जिस टाइम पैसा मिला वही टाइम ऑफ सप्लाई है। पैसा कब मिला? 5 अप्रैल को, वही टाइम ऑफ सप्लाई है। दोनों का टाइम ऑफ सप्लाई 5 अप्रैल ही माने। ठीक है, खत्म हो गई केस स्टडी। अगली केस स्टडी पे आओ, केस स्टडी नंबर 9। 4 क्वेश्चन। Mr. Veera is a trader of ready-made garment and is registered under GST in the state of Uttar Pradesh. वीरा का टर्नओवर है 1,80,000 रुपीज, जिसमें से 80,000 इंटर स्टेट और 1 करोड़ इंटर स्टेट, ओके, इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई ऑफ 15 लाख। इनवर्ट सप्लाई है वीरा की 1,30,30,000 और 46 लाख रुपीज। अपार्ट फ्रॉम द अबव, मिस्टर वीरा हैज अंडरटेकन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल। ये ट्रांजेक्शंस और किए वीरा ने। ही परचेज्ड अ पिकअप वैन फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, तो इसकी आईटीसी क्लेम कर लेगा। ठीक है, और ये और खर्चे किए रिनोवेशन के नाम पे, लेबर चार्जेस, आर्किटेक्ट फीस, वुडन फ्लोरिंग, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो इन सब पे भी आईटीसी क्लेम कर लेगा। लेबर चार्जेस पे भी करेगा। हम ये सब नहीं मानेंगे कि भाई लेबर है तो क्या है उससे, ऐसा कुछ तो पड़ा नहीं। ही परचेज सम टी शर्ट्स फॉर 1,80,000 जो कस्टमर्स को फ्री में दे रहा है, तो इस पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगी क्योंकि जीएसटी नहीं आ रहा। ही सोल्ड सम शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर फॉर 10 करोड़ एंड बॉट अ हाउस। शेयर्स बेचने पे तो ये तो जीएसटी से बाहर है। ऑल तो शेयर्स बेचना एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूडेड रहता है। देखते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन हुआ तो। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी। एग्जाम टर्नओवर बताओ, साफ साफ पूछ लिया एग्जाम टर्नओवर। तो देखो टर्नओवर है 1,80,00,000 का, जिसमें से इंटरेस्टेड इतना है, इंटरेस्टेड इतना है, जिसमें से 15 लाख का तो ये है। 15 लाख का तो एक तो एग्जाम टर्नओवर हो गया, हम निकाल रहे हैं एग्जाम टर्नओवर। एक तो ये 15 लाख टर्नओवर मतलब सेल्स, और शेयर्स बेचे हमने 10 करोड़ के, सेल ऑफ शेयर्स का 1% लेते हैं अपन, 10 लाख, ये 25 लाख हो गया मेरे ख्याल से। और तो कोई टर्नओवर दे नहीं रखा। आंसर वेलकम फर्स्ट का सी, 25 लाख। 25 लाख तो 15 लाख तो डायरेक्टली था, और सेल ऑफ शेयर्स का 1%, तो 25 लाख आंसर। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? वीरा कैन नॉट क्लेम आईटीसी ऑन वैन परचेज। वैन पे तो आईटीसी क्लेम करेगा ना ब्रो, हमने लिखा ही है वैन पे तो आईटीसी क्लेम करेगा, क्योंकि वैन तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के काम में आ रही है। शर्ट्स पे नहीं करेगा। ये क्या बोल रहा है? वीरा कैन नॉट क्लेम आईटीसी ऑन वैन परचेज, तो गलत हो गया। वीरा कैन क्लेम आईटीसी ऑन वैन परचेज एंड टी शर्ट्स। टी शर्ट्स पे भी क्लेम कर लेगा, नहीं टी शर्ट्स पे नहीं कर सकता ब्रो, सेकंड भी गलत हो गया। वीरा कैन क्लेम आईटीसी ऑन वैन और रिनोवेशन के खर्चों पे भी आईटीसी क्लेम कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं, कैपिटल नेचर के खर्चों पे आईटीसी नहीं मिलता। तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट किए हैं आपने, तो मतलब रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं, तो आईटीसी मिल जाएगी। तो वैन पे भी कर लेगा, रिनोवेशन पे भी कर लेगा, पर टी शर्ट्स पे नहीं कर सकता। ये आंसर सी सही है। ठीक है, नहीं नहीं, सी और डी में क्या फर्क है? वीरा कैन क्लेम आईटीसी ऑन वैन एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिनोवेशन। अच्छा, ये तो लिख रहा है टी शर्ट्स पे भी कर लेगा, सी भी गलत हो गया ना। सी में ऐसा लिखा हुआ है टी शर्ट्स पे भी कर लेगा, अरे टी शर्ट पे थोड़ी करेगा, तो आंसर विल कम डी। यहाँ पे कैन नॉट है, आंसर विल कम डी।
डी नहीं, डी आएगा। टी शर्ट पे तो आईटीसी क्लेम कर ही नहीं सकता ना, आंसर विल कम डी। ध्यान से टिक लगाना यार, गलती हो जाती है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक लेजर ऑफ मिस्टर वीरा। कितनी क्रेडिट लेगा ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, कितनी क्रेडिट लेगा? तो देखो, क्रेडिट लेते हैं परचेजेस पे, तो इसने जो परचेज किए हैं इनवर्ड सप्लाईज, इसमें से 1,30,00,000 रुपीज का सामान परचेज किया है इंटर स्टेट, इसमें से 20 लाख तो कंप्लीटली एग्जाम्प्ट के लिए है, तो उस पर तो नहीं लेगा। तो यहाँ पे तो वो लेगा 80 लाख और 30,000 पे क्रेडिट ले लेगा, और यहाँ पे कितने पे लेगा? पूरे 46 लाख पे ले लेगा। फुल्ली टैक्सेबल पे तो लेगा ही और कॉमन पे भी ले लेगा। तो ये पूछने की कितनी क्रेडिट लेगा, तो बंदा कौन सी क्रेडिट लेता है, फुल्ली टैक्सेबल और कॉमन, तो ये ले लेगा। कंप्लीटली एग्जाम्प्ट के लिए तो नहीं लेगा, इसकी भी ले लेगा, इसकी भी ले लेगा 46। और कौन कौन सी क्रेडिट लेगा? वैन के ऊपर क्रेडिट ले लेगा 1,70,000 रुपीज की वैन के ऊपर। रिनोवेशन के खर्चों पे क्रेडिट ले लेगा, टी शर्ट्स पे नहीं लेगा। बस यही आंसर आएगा। तो देखो कितनी आईटीसी ले पाएगा ये, तो देखो अपन खुद ही निकाल लेते ना भाई। देखो 80.3 लाख पे क्रेडिट ले लेगा, 46 लाख पे क्रेडिट ले लेगा, 1.7 लाख पे क्रेडिट ले लेगा वैन की, और ये जो रिनोवेशन का खर्चा है ये कितना हुआ, रिनोवेशन का खर्चा है उसकी भी क्रेडिट ले लेगा। तो देखो 3.6 प्लस 0.8 प्लस 4 लाख प्लस 1.62, तो ये कितना हो गया 10.02। इसका टोटल मान लेते हैं। टोटल के बाद 0.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.8436, 24.8436। अरे इनका टोटल मारने का, इन सब का ये टोटल कैसे आया, 80.3 ये आया, 46 लाख ये आया, 1.7 ये आया, 10.02 ये आया रिनोवेशन। इन सब का टोटल मार के 18% से मल्टीप्लाई करने का आंसर विल कम ए। बहुत ही सिंपल है। कितनी आईटीसी लेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर, ये देखो इन्होंने बता रखा है। ये पूरा क्यों लिया है भाई इन्होंने, एंड में माइनस कर दिया होगा, एंड में माइनस कर दिया ये। आप तो छोड़ो, आप जो मैंने बताया वैसे सही है, ठीक है। अगला, कॉमन क्रेडिट कितना है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट। भाई कॉमन क्रेडिट कौन कौन सा होगा, देखो 80,30,000 कॉमन क्रेडिट है। देखो क्वेश्चन में बोले फुल्ली टैक्सेबल तो वो कॉमन नहीं है, क्वेश्चन में बोले कंप्लीटली एग्जाम्प्ट वो कॉमन नहीं है, बाकी सब कॉमन है। तो यहाँ पे 1,30,30,000 का सामान परचेज किया था, जिसमें से 20 लाख कंप्लीटली एग्जाम्प्ट के लिए था, तो 80.3 क्या हो गया कॉमन हो गया। इस 46 लाख में से 15 लाख कंप्लीटली टैक्सेबल है, तो 46 में से 15 लेस करोगे 31, तो देखो 80.3 कॉमन है, 31 कॉमन है, 1.7 कॉमन है वैन, हमको क्या पता फुल्ली टैक्सेबल थोड़ी लिखा है, और ये जो सामान परचेज किया 10.02 ये कॉमन है। ये चारों कॉमन है भाई, इनको जोड़ो और 18% से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाए। करके देखें, चलो 80.3 प्लस 31 प्लस 1.7 प्लस 10.02, इट इज कमिंग 123.02। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0.18 से 123.02 को, तो इट इज कमिंग 22.1436, 22.1436 आंसर विल कम बी, फोर्थ का आंसर बी आता है, ठीक है। लास्ट केस स्टडी नंबर 10th में कितने एमसीक्यू हैं, 4 एमसीक्यूज दे रखे। Mr. Venkat, a practicing CA based in Hyderabad, is registered under GST in the state of Telangana. तेलंगाना के अंदर है, वेंकट करके एक पर्सन है। He undertook following transactions, activities during the current financial year. ये आपको बता रखा है, ठीक है। तो वेंकट क्या है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हैदराबाद में रजिस्टर्ड है तेलंगाना के अंदर। He undertook following transaction oblique activities during the current financial year. He provided consultancy services to Quick Tours, a UK based entity। अच्छा देखो, खुद हैदराबाद में, इधर देख लो तुम्हारा फोकस थोड़ा हिल रहा है ना। ये तेलंगाना के अंदर है, सीए है, और इसने अपनी सर्विस दी। कोई क्विक टूर्स करके एक यूके बेस्ड एंटिटी है, उसका ऑफिस है यूके के अंदर, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, और उसको पैसा मिला यूरो 95,000। 1 यूरो का वैल्यू है 75 रुपीज।
मिस्टर वेंकट मेड ट्रेवल टू यूके सेवरल टाइम और उसका खर्चा हुआ 5000 यूरो का, जो कि उसको क्यूक टूर्स ने वापस रियम्बर्स कर दिया। भाई ये इसकी कंसिडरेशन का पार्ट हो गया ये भी, 95,000 और 5,000, क्योंकि आप तोड़ तोड़ के दिखा रहे हो, पैसा मिला तो आपको ही है ना भाई, तो ये वैल्यू में ऐड होता है ये भी। क्यूक टूर्स ऑल्सो पेड अ सम ऑफ 5,000 टू मिस्टर वेंकट एज इंटरेस्ट ऑन डिले अकाउंट, इसको इंटरेस्ट और मिला $5,000 का, तो ये भी वैल्यू में ऐड करो, ये भी वैल्यू में ऐड होगा। मिस्टर वेंकट ऑल्सो हायर्ड द सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल फर्म, अब ये वेंकट ने खर्चा किया है, ये वेंकट की इनवर्ड सप्लाईज है, ये इसका खर्चा हुआ है, ये जितना भी डिटेल्स था ये इसकी आउटवर्ड सप्लाई थी, ये वेंकट को मिल रहा था, ये वेंकट की जेब से गया है, तो इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई पता है क्या हो गया, 105,000 यूरो, 105 यूरो वैल्यू ऑफ सप्लाई, बी आंसर आ जाएगा, और कुछ थोड़ी आएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई टू क्यूब टूर्स, तो क्यूब टूर्स का तो एक ही पैरा है, पहला वाला, आंसर फर्स्ट बी आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर बी आ जाएगा। आगे सुन, मिस्टर वेंकट टैक्सेबल अर्निंग फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर आर 85 लाख, इंडिया में जो इसने सर्विस दी वो 85 लाख रुपीस की थी। इन एडिशन टू दिस मिस्टर वेंकट ऑल्सो प्रोवाइड रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज टू इंडियन रेजिडेंट हु आर इकोनॉमिकल वीकर, तो कोई अनरिलेटेड पर्सन है ये तो, इनको इनकी आप फ्री में रिटर्न भर रहे हो, भर दो, कोई सप्लाई तो है नहीं। इंडिया में आपका टर्नओवर हो गया 85 लाख और रिटर्न फ्री में फाइल करी तो करती। मिस्टर वेंकट क्या कर रहा है, अपने भाई को जिसका नाम है कमत, जो कि आईटी कंपनी में काम करता है और खूब अच्छा कमाता है, अर्निंग हैंडसमली, तो भाई इस पर डिपेंडेंट नहीं है, भाई अनरिलेटेड है, अनरिलेटेड भाई को ये सर्विस दे रहा है। ओके, 7,500 रुपीज, इसकी मार्केट वैल्यू 75,000 है, लेकिन ये 7,500 में दे रहा है, तो अनरिलेटेड पर्सन को आप जितने में भी दोगे वही वैल्यू मान लेंगे, अनरिलेटेड है भाई इसका, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग सर्विसेज ले रहा है ये, चलो देखते हैं। कंप्यूट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर वेंकट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर बताओ इसका, तो देखो टर्नओवर में सब आएगा, एक्सपोर्ट वगैरह सब आता है। 1,05,000 यूरो, एक तो ये इसका टर्नओवर हो गया, इसको 75 से मल्टीप्लाई करो इंडिया में वैल्यू निकालने के लिए। दूसरा 85 लाख इसका ये टर्नओवर हो गया, तीसरा 7,500 ये इसका टर्नओवर हो गया, तीनों को जोड़ लो, टर्नओवर ही तो पूछा है। 1,05,000 इंटू 75 प्लस 85 लाख प्लस 7,500, इट कम्स 163,82,500, 163,82,500, आंसर विल कम सी। What is the value of supply made by Mr. Venkat to Mr. Kamath if Kamath उसका बेटा होता भाई की जगह, अगर बेटा होता तो चिल्ड्रन एंड स्पाउस इज ऑलवेज रिलेटेड, तो उस केस में वैल्यूएशन का रूल 28 लगता है और ओपन मार्केट वैल्यू उसकी 75,000 है, तो फिर वैल्यू 75,000 मानते, 3 का आंसर बी आ जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट क्या है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो वो एक बार पढ़ लेते हैं। दमदम इलेक्ट्रिकल रजिस्टर अंडर जीएसटी इन गुवाहाटी असम अप्रोच मिस्टर वेंकट टू इम्पार्ट जीएसटी ट्रेनिंग, ठीक है। मिस्टर वेंकट इम्पार्टेड द सेड ट्रेनिंग टू 50 एम्प्लॉइज ऑफ दमदम एट अ कॉन्फ्रेंस, तो ये ट्रेनिंग की सर्विस दे रहा है। ओके, मिस्टर वेंकट इम्पार्टेड द सेड ट्रेनिंग टू 50 एम्प्लॉइज ऑफ दमदम एट अ कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ स्वराज होटल दिस, तो ये भी तो आउटवर्ड सप्लाई हुआ, पर इसका अमाउंट ही नहीं दे रखा, कुछ इसका कुछ अमाउंट ही नहीं दे रखा, ठीक है। ट्रेनिंग के केस में 12 सबसेक्शन 5 लगता है प्लेस सप्लाई का, अगर आप ट्रेनिंग की सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देते हो तो प्लेस सप्लाई लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन मानते हैं, जहां पे भी रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, जैसे मैं क्लास में वो इन्फोसिस वाला एग्जांपल लेता था, इन्फोसिस अगर ट्रेनिंग की सर्विस ले रहा है तो जहां पे भी इन्फोसिस रजिस्टर्ड है वो प्लेस सप्लाई मान लेंगे, अदरवाइज जहां पे भी ट्रेनिंग सर्विसेज दी जा रही है वो प्लेस सप्लाई मान लेंगे। तो हम ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहे हैं दमदम इलेक्ट्रिकल्स को, जो गुवाहाटी असम के अंदर रजिस्टर्ड है, तो फिर प्लेस सप्लाई गुवाहाटी असम मानेंगे, ना कि जहां पे ट्रेनिंग सर्विस दी जा रही है वो मानेंगे, प्लेस सप्लाई विल बी गुवाहाटी असम, फोर्थ का आंसर विल कम बी, 12 सबसेक्शन 5, ठीक है। होप आपको पसंद आया होगा बिना लाइक के। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अब मिलते हैं अगले केस स्टडीज वीडियो, थैंक यू सो मच।